वालेकुम, सत श्री अकाल। केम छो बैक बेंचर्स, कैसे हो आप सब लोग? होप सब कि आप सब बहुत ठीक होंगे और आप इस हमारी ईवीएस की सीरीज़ को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे होगे। मैं भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। हमको कुछ ना कुछ हर दिन नया सीखने को मिल रहा है। कल हमने अपना टॉपिक ज़्यादा बात करना खींचते हुए मेन टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, कल हमने पढ़ा कि किस तरह से जो इको सिस्टम है वो किस तरह से ड्राइव्ड है, कहाँ से उसका सोर्सेज है। इको सिस्टम हमने देखा एज टेंसिलिन, सॉरी ये आर्थर टेंसिलिन ने 1935 में ये शब्द दिया था ओबियसली। ठीक है, और हमने इसके कंपोनेंट्स पढ़े बायोटिक, और ये बायोटिक कंपोनेंट्स पढ़े हमने। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखा कि किस तरह से स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट का काम कर रहा है। उसके बाद हमने देखा था ट्रॉपिक लेवल। ओके, कि ट्रॉपिक लेवल किस तरह से है। अब इसलिए हमने वहीं पर छोड़ा था अपना कल का टॉपिक कि ट्रॉपिक लेवल 4 लेवल पे पड़ता है। ठीक है, आई होप कि आपने सबसे आज ओके। सो आज हम इसको कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं कि आगे क्या क्या बताया गया हमको। ठीक है, सो हमने ट्रॉपिक लेवल की 4 स्टेजेस पढ़ी, जिसमें हर्बीवोर्स जो बेसिकली सबसे फर्स्ट लेवल पे अपने खान पान। उसके बाद हमको देखने को मिलता है प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स, टर्शियरी कार्निवोर्स और क्वाटरनरी कार्निवोर्स। क्वाटरनरी कार्निवोर्स भी होते हैं जब ये ट्रॉपिक लेवल का हेटेरोट्रॉप्स का 5th पार्ट होता है। हम आगे नीचे अभी एक डायग्राम से समझेंगे। ओके, इसको अपने टेंशन लेने की बात नहीं है। सो देखो यहाँ पर बहुत अच्छी लाइन है यहाँ पर समझने वाली है। इन एनर्जी ड्राइव फ्रॉम फूड दस flows through the tropic level from producer to subsequent tropic level. This energy always flows from lower producer to higher herbivores, carnivores, tropic level. It never flows in the reverse direction. Furthermore, there is loss of some energy in the form of unstable heat and each tropic level, so that energy level decreases from first tropic level upwards. As a result, there are usually 4 to 5 tropic level to the seldom more than 6 as beyond the very little energy is left to support any organism. Okay, so यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो एनर्जी हमको सूर्य से मिल रही है, एक पेड़ एक घास की लटकन। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है एक पर्टिकुलर चीज़ से। मैंने आपको बताया कि हर एक ऑर्गेनिज्म का मेन मकसद क्या है कि इस वाली एनर्जी को अडॉप्ट करना। ठीक है, इस वाली एनर्जी को, क्योंकि इनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये एनर्जी। अच्छा, अब ये मैंने आपको पहले बताया था कि किसी कारणवश जो है ये इसको डायरेक्टली नहीं ले सकते, सो ये इनडायरेक्टली लेते हैं। अभी इसने इसको खाया, ठीक है, लटका लेते हैं, ये फ्रूट है या फिर एक चलो ओबियसली बड़ा ज़्यादा हरा घास है, प्रोटीन में जिसमें बड़ा ज़्यादा एनर्जी है, इसने खाया, इसकी 100% एनर्जी इसको मिली, लट कर लेते हैं। ठीक है, बट जब इसने 100% एनर्जी डाइजेस्ट कर ली, खा लिया, उसके बाद जब इस प्राणी ने, जैसे बर्ड ने ग्रास ऑपर खाया, सो 100% एनर्जी ये नहीं खा पाएगा इसकी, क्योंकि इसने ये उस एनर्जी को यूज़ भी कर लिया, या वहाँ चला, उसके बाद वो किया उसने, इसके बाद इसके लिए कितनी बची, उसके लिए सिर्फ 80% ही बची। ठीक है, वैसे ही जब इस बर्ड को उसके बाद वल्चर ने खा लिया, इसके लिए कितनी बची, या इस बर्ड को दूसरे बर्ड ने खा लिया, तो फिर इसके पास कितनी बची, इसके बाद बची 60% के लिए 60% एनर्जी ही बची। 100% यहाँ से स्टार्ट हुई थी, देखो यहाँ तक 60% रह गई है। ठीक है, इसको जब मर गया तो इसको वल्चर ने खाया, ठीक है, जो गिद्ध है उसने खाया। ठीक है, सो उसके बाद उन तक कितनी बची, उनके तक 30% ही बची। देखो एनर्जी मेन, देखो यहाँ से एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्म होते होते टूटते इतना तक पहुँच गई है। ठीक है, और इसमें यह बताया गया कि जो एनर्जी है वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में चलेगी, छोटे से बड़े तक चलेगी, बड़े से छोटे नहीं चलेगी। अब खास है, मैंने आपको बताया। ठीक है, ऑब्वियसली सन की रे से जो है अपने लिए खाना बना रहा है। ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो अपने लिए खाना बना रहा है और इसके पास एनर्जी है। अब ऐसा नहीं है कि जो वल्चर है लास्ट लेवल पे, ठीक है, वो सन की एनर्जी से अपने लिए खुद ही खाना बनाएगा, फिर वल्चर को बर्ड खाएगा। ठीक है, फिर बर्ड को मतलब दूसरा बर्ड खाएगा, उसको पक्षी को ग्रास ऑपर खाएगा और ग्रास ऑपर को घास खाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है ना, क्यों? क्योंकि मतलब ये ऐसा फ्लो ऑफ एनर्जी है ही नहीं। लेकिन क्योंकि जो एनर्जी का इस इकोसिस्टम का जो फंक्शन है वो लोअर लेवल से हाई लेवल पे चलेगा, इसलिए घास को ग्रासहॉपर खाएगा, ग्रासहॉपर को बर्ड खाएगा और बर्ड को वल्चर खाएगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, सो यहाँ पर हमको कहीं ना कहीं एक फूड चेन के बारे में भी दिखने को मिल रहा है, साथ में यही, और अभी हमें ट्रॉपिक लेवल के बारे में भी देखने को मिल रहा है। ओके, ट्रॉपिक लेवल के बारे में भी। सो ये है ट्रॉपिक लेवल। मैं आपको जब से बता रहा हूँ कि एक जब खाने की एक एनर्जी पर्टिकुलरली वो कहाँ से, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये प्रोड्यूसर है ना, ये ऑटोट्रॉप। उसके बाद सेकेंडरी लेवल पे ये है ग्रास ऑपर को किसने खाया, फ्रॉग ने खाया। ठीक है, थर्ड लेवल पे स्टेज पहुंच गया है इस एनर्जी की, मेन इसकी एनर्जी की फर्स्ट लेवल पे इसने खाया, उसके बाद इस थर्ड लेवल पे पहुंच गया। उसके बाद फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने खाया। ठीक है, सांप ने खाया। फिर ये आ गया 4th लेवल का ट्रॉपिक लेवल। 4th के बाद उसको किसने खाया, सांप को। हमेशा आपको पता ही गिल खाता है। ठीक है, 5th लेवल का ट्रॉपिक लेवल आ गया। अगर ये है टेरेस्ट्रियल, अगर ऐसे बात है कि तो अगर आप सोचोगे कि क्या जो ट्रॉपिक लेवल है, जो एनर्जी का फ्लो है वो सिर्फ धरती पे ही होता है, लेकिन नहीं, वो पानी में भी चलता है, एक्वाटिक सिस्टम में भी चलता है। अगर बात करें पानी की तो फाइटोप्लैंक्टन्स आपको पता होंगे, छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं। ठीक है, सन की एनर्जी वो भी अपने लिए खाना बनाते हैं। सो फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाता है, जूप्लैंक्टन्स। ठीक है, वो उनको, उसके बाद जूप्लैंक्टन्स को
स्मॉल छोटी छोटी फिशेज जो हम देखने को मिलती हैं, हज़ारों फिश हैं वो खाती हैं, ठीक है। अभी इसकी एनर्जी इंडायरेक्टली यहाँ पर पहुँच गई है, ठीक है। छोटे फिश को लार्ज फिश खाते हैं, लार्ज फिशेज खाती हैं, मछलियाँ खाती हैं, ठीक है। और लार्ज फिश को आपको पता है सबसे बड़ी समुद्र की सबसे बड़ी शार्क मछली और खूंखार सबसे बड़ी शार्क, ठीक है। सो देखो ये शार्क भी जो इंडायरेक्टली इसी की एनर्जी ले रही है, और डायरेक्टली नहीं ले सकती इसलिए इंडायरेक्टली ले रही है, ट्रॉपिक लेवल पे ले रही है, ठीक है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? यू नो now from the previous section that organisms in the ecosystem are related through feeding or trophic level. That is, one organism become food for the another. The transfer of food energy from one trophic level to another trophic level is in an ecosystem by the repeated process of eating and being eaten is known as food chain. बहुत ही अच्छी सिंपलेस्ट फॉर्म में डेफिनेशन दी गई है, आई होप कि आप सब इसको याद करेंगे, ठीक है। मतलब एक फूड है, उसको किसने खाया और उसको किसने खाया, उसको किसी ने खाया और उसको भी किसी ने खाया, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ईटन एंड बीइंग ईटन, ठीक है। कोई ये चीज़ इसके लिए खाना है और ये इसके लिए खाना बनी है, ये इसके लिए खाना बनी है और ये इसके लिए खाना बनी है, ठीक है। हर एक चीज़ एक दूसरे के लिए खाना है, उसको फूड चेन बोलते हैं। ओके, सो इसमें ये बता रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्राइमरी लेवल से लेकर प्रोड्यूसर से लेकर लास्ट ऑफ कार्निवोर्स तक का प्रोसेस है, जिसमें वो हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के लिए खाना बन चुका है, उसको फूड चेन बोलते हैं। ओके, मतलब फूड चेन का नॉर्मली सिंपल भाषा में मतलब है कि इस लेवल का ये एनर्जी का फ्लो, ठीक है, एनर्जी का फ्लो। और मतलब क्योंकि इस टॉप लेवल के बंदे, इस टॉप लेवल के ऑर्गेनिज्म को इसकी एनर्जी चाहिए, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं ले सकता, इनडायरेक्टली इस हर स्टेज पे चल रहा है। और हर एक स्टेज को ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा, हर एक स्टेज को जब यहाँ से खाना यहाँ तक पहुँचे, इस स्टेज पे पहुँचा है, इस एनर्जी, ये एनर्जी प्रोड्यूसर की एनर्जी यहाँ से इस स्टेज पे पहुँची, इसको फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। फिर ये देखो यहाँ से इसको इस एनिमल ने खाया, ठीक है, जो ये वाला इसकी एनर्जी इसके पेट में चली गई, तो इसको सेकंड ट्रॉपिक लेवल बोलेंगे। फिर यहाँ से इसकी एनर्जी इसमें चली गई, थर्ड ट्रॉपिक लेवल बोलेंगे। फिर यहाँ से यहाँ पे चली गई, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल बोलेंगे। और फिर लास्ट में फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल बोलेंगे, जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं। समझ रहे हो? ओके, द फूड चेन can thus be defined as linear sequence of link of organism in which an organism becomes food for the next organism. Obviously जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए खुद फूड बन रहा है, क्योंकि जो दूसरे वाला है वो डोमिनेट है, वो इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ठीक है। सो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए जब खाना बन चुका है, सो उसको बोलते हैं फूड चेन, ठीक है। कहीं ना कहीं एक इससे हमको देखने को मिलता है, जो एक दूसरे हर ऑर्गेनिज्म वो किसी न किसी पे डिपेंड है, ऑब्वियसली किसी न किसी पे डिपेंड है, इसलिए एक दूसरे को खा रहे हैं। ओके, अब अगर बर्ड से नहीं होंगे छोटे प्राइमरी लेवल पे, सो वल्चर किसको खाएंगे, फीड्स किसको करेंगे, किसको खाएंगे, ठीक है। अगर ग्रास हॉपर्स ही नहीं होंगे, अगर घास ही नहीं होगा, सो घास ही नहीं होगा, तो ग्रीन प्राइमरी लेवल पे, सो जो इन प्राइमरी हमारे कार्निवोर्स से किसको खाएंगे, ठीक है, प्राइमरी हार्बीवोर्स किसको खाएंगे। उसके बाद अगर हार्बीवोर्स ये नहीं हुए, ठीक है, तो फिर बर्ड्स को खाएंगे, बर्ड से नहीं हुए तो वल्चर को खाएंगे। सो एक दूसरे पर डिपेंड है सारे, समझने की बात है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन की टाइप्स कितनी है? सो फूड चेन की फर्स्ट टाइप हमको देखने को कौन सी मिलती है? ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इन दिस टाइप ऑफ फूड चेन द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवोरस एंड द यूज ऑफ प्लांट्स आर प्लांट पार्ट ऑफ देयर फूड। दिस फूड चेन बिगिन फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, एन एग्जाम्पल ऑफ सच फूड चेन इज गिवन बिलो। ओके, सो यहाँ पर नॉर्मली क्या बताया गया है ग्रेजिंग फूड चेन में, ठीक है। सो यहाँ पर ऑब्वियसली नाम से पता चलता है ग्रेजिंग फूड चेन मतलब चरना, ग्रेज मतलब घास होता है, ग्रास मतलब घास, और ग्रेजिंग मतलब उसको चरना, घास खाना। सो घास को सबसे फर्स्ट लेवल पे कौन खा रहा है? जो सूरज की एनर्जी से जो घास बन रहा है, जो प्रोड्यूसर अपने लिए प्लांट्स बना रहे हैं, उसको सबसे फर्स्ट लेवल पे उसकी जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, जो ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट पे उसकी जो एनर्जी है वो कौन ले रहा है? वो ग्रेजर ले रहा है, जो घास खा रहा है, ठीक है। एक हिरन की बात कर लो, एक, ठीक है, या फिर एक ग्रास ऊपर की बात कर लो। सो फर्स्ट लेवल पे उसकी बात कर रहा है, जो फर्स्ट लेवल पे एक प्रोड्यूसर पे जो फर्स्ट लेवल पे जो कंज्यूमर अटैक कर रहा है, जो कंज्यूमर फर्स्ट स्टेज पे उसको खा रहा है, उसको बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। जिसमें जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो हर्बीवोरस को खा रहा है। ओके, एग्जाम्पल की तरफ से देखेंगे, देखो घास ऑब्वियसली, उसके बाद मैंने आपको अभी पहले बता दिया, मैंने आपको कितनी बार बताया, घास को ग्रास ऑपर को फ्रॉग को स्नेक, और स्नेक को ईगल। लेकिन फर्स्ट लेवल पे घास को किसने खाया? ग्रास ऑपर, ठीक है। सो ग्रास ऑपर को ना जो फर्स्ट लेवल से चल रहा है, फिर इसके बाद इसने खाया, उसके बाद इसने, उसके बाद इसने। सो जो ग्रेजिंग का मतलब होता है फर्स्ट लेवल पे किसने खाया, उसके बाद किसने, उसके बाद किसने। सो वो है ग्रेजिंग फूड चेन। अच्छा, चेन एनर्जी में सेकंड की बात करें, सेकंड टाइप्स की, तो वो है डिटोरियस फूड चेन, ठीक है।
फर्स्ट कौन सी हमने पढ़ी, ग्रेजिंग, ठीक है, जिसमें वो चलते हैं, लेकिन सेकंड कौन सी, डिटेल्स पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ फूड चेन स्टार्ट विद डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड डिकेइंग एंड मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट बॉडीज कॉल्ड डिटोरियस टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर प्राइमली डिटोरियस फीडिंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड डिट्रीवोर्स और डिकम्पोजर्स, ठीक है, डिट्रीवोर्स, then to the secondary detritus feeder and finally to the herbivore and then to predator. The energy contained in detritus serves as source of energy in food chain. An example of such food chain is given below. यहाँ पर बताया हुआ है कि जब एक कोई भी चीज़ पर्टिकुलरली डेड हो चुकी है, जैसे हमने बताया कि कोई भी प्लांट या फिर उसका जो मलबा बचा है लास्ट पे डेड, उसको हमें कीड़ा खा, उसको ये देखो एक कीड़ा लग गया हुआ है, ठीक है, उसको इसने खाया, उसके बाद इसको कीड़े को किसने खाया, उसके बाद जो प्राइमरी डेटर है उसके बाद सेकेंडरी लेवल पे इसको किसने खाया, चूहे खा लेते हैं, ठीक है, या फिर और भी जो जंगली जानवर जिनको शायद हम नहीं जानते, ठीक है, उनको वो खा लेते हैं। सो है तो ये देखो क्या लास्ट था, क्या ये मलबा था, मतलब एक डेड ऑर्गेनिक एनर्जी थी, उसको किसने खाया, उसको इस कीड़े ने खाया, प्राइमरी लेवल पे उसने खाया, और इसको किसने खाया, इसके चूहे ने खाया। सो इसको इसका भी मेन काम क्या था कि इस बायोमास को इस एनर्जी को ऑक्यूपाई कर, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर सकता, इसलिए इसने इसकी एनर्जी को कंज्यूम कर लिया। ओके, और हमारी थर्ड और जो लास्ट है वो कौन से टाइप्स की है, वो है पैरासाइटिक फूड चेन, नाम सुना होगा आपने। दिस टाइप ऑफ फूड चेन स्टार्ट्स विद ग्रीन प्लांट्स then goes to the plant or the herbivores on which the parasitic organism feed. This parasitic food chain and with parasitic organism which unlike predators do not kill the host. Example of such food chain is given. ठीक है, सबसे फर्स्ट जेब्रा है, ठीक है, ठीक है, हम देखेंगे जेब्रा को, जो जेब्रा की बॉडी में जेब्रा को कौन खाता है, मतलब मारता नहीं है, जैसे हमारी बात करें जुएं बढ़ जाती हैं, ओके, सो वो हमारा खून चूस रही है वैसे, लेकिन होस्ट मतलब जिस बंदे पे वो फीड कर रही हैं वो उसको खाती नहीं है। सो जेब्रा पे जब हमको नेमाटोड लग जाते हैं, ठीक है, और उसको उनको कौन खाता है, उनको सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया हमने देखा कि वो खा रहा है। ओके ओके, सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिल रहा है हमको, जिसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चन में आता है कि सन के बारे में, ठीक है, सो ये देखो भाई इंपॉर्टेंट है, इसको सब नोट करेंगे। Sun is an ultimate source of energy which caters to need of our ecosystem. It has been observed that 30% of total solar radiation entering our atmosphere is reflected by Earth's atmospheric system. The remaining 70% of radiation is absorbed by the Earth's atmosphere. Of this, 19% is absorbed directly by the atmosphere and rest by the Earth. So यहाँ पर बताया कि अर्थ जो है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी मैंने जैसे आपको पहले बता देगी, क्योंकि वो अर्थ की जो हीट, अर्थ की जो एनर्जी है उससे काफ़ी सारे जो प्रोड्यूसर है वो अपना खाना बनाते हैं, और भी ज़्यादा जो प्रोसेस है, जैसे हमने देखा अर्थ की हीट की वजह से ओशन में जब इवेपोरेशन होती है, उसके बाद कंडेंसेशन होती है, उसके बाद प्रेसिपिटेशन होती है। सो रेन वाटर साइकिल के लिए भी अर्थ की जो है रेडिएशन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि देखो यहाँ पर नीचे क्वेश्चन भी दिया गया हुआ है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर प्लांट इज सन, ठीक है, सो इसका आंसर पूरा यहाँ से देखने को मिलता है हमको। ओके ओके, सो नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट पे हमको पता है कि इतना ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे ओवरऑल इकोसिस्टम में। सो पढ़ते हैं, बाय नाउ यू मस्ट बी वेल अवेयर दैट द लिविंग वर्ल्ड डिपेंड्स अपॉन ऑन द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू इकोसिस्टम। हमको पता कि जो पूरी धरती है वो एनर्जी पे चल रही है, फ्लो ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमने देखा किस तरह से एक पे दूसरे डिपेंड कर रहे हैं। ओके, सो मेन पर्पस अब इसलिए इन सबका क्या है, मेन पर्पस है इन सबका एनर्जी। ओके, सो बोथ इन्फ्लुएंस the abundance of organism, the metabolic rate at which they live, and the complexity of the ecosystem. You have already studied that energy is ultimately lost as heat forever in terms of usefulness of the system. On the other way, nutrients of food matters are never lost or used up. Instead, they can be recycled again and again indefinitely. Nutrients are needed by organism in large amount are called macronutrients, while those which are needed in minute amount or traces which called micronutrients. देखो मैक्रो और माइक्रो में फ़र्क पता होना चाहिए। मैक्रो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है। सो माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ठीक है, स्मॉल। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, बड़ा। ओके, among more than 100 chemicals that occur in the nature, about 40% are present in living organism. ओके, सो हम देखते हैं कि जो पूरा अगर 100% में से 40% जो नेचुरल केमिकल है वो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ओके, हम देखते हैं जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपको लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, लेकिन जो कि मतलब क्योंकि न्यूट्रिएंट आपको पता है ओबियसली कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूट्रिएंट जो है वो भी एक एनर्जी का सोर्स है। ओके, सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमको देखने को मिलता है कि वो
ऑर्गेनिज्म को जब न्यूट्रेंट चाहिए, छोटे लेवल की एनर्जी नहीं चाहिए, जो कि एक भालू है उसकी नीड बहुत ज़्यादा है, तो उसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रेंट चाहिए, सो बड़े ज़्यादा न्यूट्रेंट कंज्यूम करता है, उसको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है। जब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा लेवल पे न्यूट्रेंट्स चाहिए होते हैं उसको, फिर जब वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रेंट्स कंज्यूम करता है उनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रेंट्स, ओके। जबकि जब स्मॉल लेवल पे न्यूट्रेंट्स का यूज़ होता है जब उनको बोलते हैं माइक्रो, ओके। Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and phosphorus in the form of elements and compounds make up 97% of mass of our body and are more than 95% of our the mass of all living organisms. In addition to these, 15 to 25 other elements are needed in some form for the survival of good health of plants and animals. These elements or minerals, nutrients are always in circulation, moving from non-living to living and then back to non-living components of the ecosystem in more or less circular fashion. This is known as biogeochemical cycle. There are two basic types of cycle depending on the nature of, ठीक है, गैसियस साइकिल और सेडिमेंटरी साइकिल। हमने देखा कि जो लिविंग और नॉन लिविंग के यहाँ पर रिलेशन बताएगा। अब मुझे बताओ आप, जो लाइट है, ठीक है, जो टेम्परेचर है, जो ह्यूमिडिटी है, जो एयर है, क्या वो इको सिस्टम के पार्ट नहीं है? वो है इको सिस्टम के पार्ट, ठीक है, वो बायोस्फीयर के पार्ट हैं। अब बताओ मुझे, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, क्या ये पार्ट नहीं है? ये भी हैं। अच्छा, अब आप बोलोगे कि जो ये नॉन लिविंग है इनका क्या रोल है? इनका जैसे हमने पढ़ा कि नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में रिलेशनशिप है। सो जो ह्यूमंस एनिमल्स हैं ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन लेंगे, वो एयर लेंगे, जो कि नॉन लिविंग थी। एयर लिविंग थी, नॉन लिविंग थी, ऑब्वियसली नॉन लिविंग थी, ओके। लेकिन वो है पार्ट इकोसिस्टम का। सो जब हम एयर पर डिपेंड है, ऑब्वियसली हम एयर है तो हम जिंदा है। सो एक लिविंग का यहाँ पर नॉन लिविंग के साथ इंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसी रिलेशन को हमको इकोसिस्टम के बारे में बात करें। सो यहाँ पर बता रहा है कि जो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो इकोसिस्टम के, सो ये भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर, ओके। 97% ये हमको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इतने सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की नीड है, ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की नीड है, और ये उसके अंदर 97% तक प्रतिशत पाए जाते हैं। हमारी बॉडीज़ में 97% तक ये पाए जाते हैं, ओके। और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं, 15 to 25 ऐसे और भी एलिमेंट हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के, लेकिन हमारी बॉडी को हमारे सर्वाइव के लिए चाहिए होते हैं। और इस सभी प्रोसेस को जब नॉन लिविंग और लिविंग कंपोनेंट्स एक दूसरे पर डिपेंड है, हमको भी देख रहे हैं कि जैसे हमने एक ह्यूमन है, एक एनिमल है, उसने ओ ली, ऑक्सीजन ली, ठीक है। नॉन लिविंग, लिविंग ने CO2 छोड़ी, ठीक है, कार्बन, CO2 किसने ली? प्लांट ने ली, ठीक है। प्लांट ने इसको अब्जॉर्ब किया, प्लांट ने उसके बाद CO2 को किस में कन्वर्ट कर दिया? O2 में, फिर वापस O2 में कन्वर्ट कर दिया। सो ये क्या हो गया? ये तो वापस वही बात होगी, रिसाइकिल हो गया। फिर O2 को ह्यूमन लेगा, ह्यूमन CO2 को छोड़ेगा, CO2 को प्लांट लेगा, प्लांट O2 को छोड़ेगा। सो जब ये नॉन लिविंग है तो ये लिविंग है, ठीक है। सो जब नॉन लिविंग और लिविंग एक दूसरे पर डिपेंड है ऑब्वियसली, सो इन दोनों के इस प्रोसेस को जो सर्कुलेटेड प्रोसेस अगेन अगर यही है, अगेन एंड अगेन ये वाले प्रोसेस आ रहा है, इसको बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल, ओके। बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग, ओके। और हमको बायोजियोकेमिकल साइकिल के दो टाइप्स देखने को मिलती है। कौन सी देखने को? दो टाइप्स देखने को मिलती है, गैसियस साइकिल और सेडिमेंटरी साइकिल। गैसियस साइकिल वेयर द रिजर्वर्स इन द एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर एंड वेयर द रिजर्वर्स इन द अर्थ क्रस्ट, ओके। गैसियस में ऑब्वियसली हमको पता है कि गैसेस कहाँ पर पाई जाती है, ऑब्वियसली अगर ये अर्थ है तो गैसेस कहाँ पर पाई जाएंगी? अर्थ के आसपास आसमान में पाई जाएंगी। सेडिमेंटरी साइकिल मतलब ऑब्वियसली अर्थ की जो लैंड है वो है, ओके। सो गैसियस साइकिल की बात करें तो गैसियस साइकिल पढ़ते हैं। Let us study some the most important gaseous cycles, namely water cycle, कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो इन तीनों को गैसियस साइकिल में इंक्लूड किया गया। वाटर साइकिल अगर आपको नहीं पता तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, वाटर साइकिल के अभी अब आप यहाँ से अच्छे से बेसिक पढ़ लेंगे। What is one of the most important substance for life? On an average, water constitutes 70% of body weight of an organism. It is one of most ecological factors that determine the structure and function of ecosystem. Cycling of all element is also dependent on water, and it provides means for the transportation of during a various step, and it also serves as solvent medium they are uptaken by। जैसे हमको पता है कि वाटर जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। Water covers 75% of Earth's surface, occurring in the lakes, river, and ocean. The oceans alone contain 97% of water on Earth. Much of the remainder is frozen of polar ice and glaciers. Less than 1% of water is present in the form of fresh water in river, lake, and aquifer. Yet, this relatively negligible portion of the planet's water is currently important
to all form of air, still and ecosystem. There is also underground supply of water. Soil near the surface also serves as reservoirs for the inert quantities of water. So ये आपको पैराग्राफ समझाने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ऑब्वियसली यार वाटर जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लिए, ओके, क्योंकि एयर के बाद सेकंड लेवल पे वाटर है जिस पे हम डिपेंडेंट है, ओके। सो यहाँ पर देखोगे क्या मिल रहा है, देखो लेस देन 1%, ठीक है, 1% से भी कम जो है वो पूरे अर्थ पे पानी पाया जाता है, फ्रेश वाटर, ठीक है, ऐसा नहीं ओवरऑल जो पानी है उसको आप पी नहीं सकते हो, वो ठीक है, वो खारा पानी होता है, लेकिन जो फ्रेश वाटर है जिसको हम डायरेक्टली पी सकते हैं वो लेस देन 1% है। और वो कहाँ पर पाया जाता है, वो वहाँ पर रिवर लेक्स में पाया जाता है। सो प्लीज़ ये आप सबसे दरख्वास्त है कि पानी को बचाया जाए, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट, हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कितने ज़्यादा प्रोग्राम्स निकाले गवर्नमेंट ने, क्यों निकाले, क्योंकि हमारे जैसे जैसे फ्यूचर बढ़ रहा है इसलिए पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और हम वाटर का बहुत ज़्यादा वेस्टेज कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है, ओके। इसी के साथ हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि जो वाटर है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स प्ले करता है, ना कि सिर्फ ह्यूमंस के लिए बल्कि और भी साइकोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए, लाइफ के लिए, प्लांट्स के लिए, ओके। और भी जो नाइट्रोजन साइकिल्स है या फिर और भी जो ऑर्गेनिज्म है वो भी उसी वाटर पे ही डिपेंड है। सो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम वाटर को बचाएँ, और वाटर एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। Water moves in the Earth hydrological cycle by connecting ocean, land, and atmosphere. The water from the oceans move atmosphere by the process of evaporation from the atmosphere. The water moves to the oceans and land by the precipitation in the form of rain and snow. From land, the rain from land, the rain and melted snow water are transported either by runoff from the stream and rivers to the surface groundwater into the oceans, and by evaporation from the land transpiration evaporation from water. So यहाँ पर नॉर्मली ये बताया गया कि किस तरह से जब एक लैंड पे, पर्टिकुलर लैंड पे एक पानी है, सूरज की धूप आई, ठीक है, पानी गर्म हुआ, इवेपोरेशन हुई, ऊपर जाके क्लाउड बने, ठीक है, कंडेंसेशन हुई, प्रेसिपिटेशन हुई, बारिश हुई, पानी नीचे आया, ठीक है। अब यहाँ पर तो समुद्र यहाँ पर आ गया, लेकिन पानी तो जो बादल वो तो यहाँ तक फैल गए थे, ठीक है। सो यहाँ पर बादल है, यहाँ पर बादल यहाँ से नीचे किए, ठीक है, पहाड़ों पर गिर गए, पहाड़ों से क्या हुआ, पहाड़ों से नदियाँ आई, नदियाँ जो अलग अलग स्ट्रीम थी वो इस नदी के साथ जुड़ी, छोटी छोटी नदी इसके साथ जुड़ी और ये जाके ओशन में मिल गई, ठीक है। और जहाँ पर प्रेसिपिटेशन हुई कुछ जगह पर जहाँ का टेम्परेचर और ज़्यादा हुआ है, तो वहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ बन गए, ठीक है, ग्लेशियर्स बन गए बर्फ़ के। सो वो भी पिघलते स्ट्रीम्स के साथ जुड़े, उस स्ट्रीम्स के सीधा ओशन से पहुँच गए। सो यहाँ पर बता रहा है कि जो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वाटर, ओके। सो वाटर जो है वो हमको कहाँ से कनेक्ट करते हुए मिलता है, हमको लैंड मिलता है, लैंड, एटमॉस्फेयर, ओके, ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये देख सकते हो, ये वही प्रोसेस है जो भी मैंने आपको समझाया, देखो ये मैंने आपको पहले समझाया, ठीक है। देखो सन की लाइट पड़ रही है, यहाँ से इवेपोरेशन हो रही है, इवेपोरेशन से देखो बादल ये यहाँ पर है, कहीं ना कहीं अगर यहाँ वहाँ पहुँच गए, यहाँ दूर पहुँच गए तो कंडेंसेशन की बारिश हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो पहाड़ों पे बारिश हो रही है, यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे भी पड़ रहा है। सो पहाड़ों से बारिश होकर नदी से पानी यहाँ पर आ रहा है और नदी से फिर यहाँ से ओके देखो फिर समुद्र पे पहुँच रहा है, फिर समुद्र से भी इवेपोरेशन हो रही है, फिर ये साइकिल चलता जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर देख रहे हैं कि वाटर बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ओके। सो नेक्स्ट है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल इज माइनर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एटमॉस्फेयर एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। हाउएवर एज you are well aware, carbon is an element that anchors organic substances from coal and oil to DNA, deoxyribonucleic acid, the compound that carries genetic information. Without carbon, life could not exist, as it vital for the production of carbohydrates, organic matter through photosynthesis by plant that use inorganic carbon dioxide and water in the presence of solar energy in the processes releases oxygen and oxygen in the atmosphere. Carbon is building block of all living organism. It is component of protein that are building block of life and lipids that form the plasma membrane of plant and animals. Carbon is also part of ocean, ठीक है, and even rocks. Because Earth is dynamic place, carbon does not stay still in the one move. ठीक है, जो हम देखा कि जो अर्थ है वो डायनामिक है, अर्थ कहीं भी एक जगह पर हमने देखा कि क्यों अर्थ रोटेशन रिवॉल्व कर रही है। सो कार्बन जो कहीं कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन और वाटर के बाद थर्ड नंबर पर जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एटमॉस्फेयर में है वो है कार्बन, ठीक है। सो कार्बन भी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ओवरऑल हर एक एक्टिविटी में। सो ये है कार्बन साइकिल की एक पिक्चर, अगर आप अपने जैसे बनाना चाहते हो सो आप बना सकते हैं, ठीक है, ओके। सो हमने दो पढ़ लिए, हमने क्या पढ़ा, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, ठीक है। कार्बन साइकिल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता, ठीक है। सो नेक्स्ट नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन विच इज़ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग टिश्यूज़, ठीक है। सो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन का, ठीक है।
इट कॉन्स्टिट्यूट नियरली 16% बाई वेट ऑफ ऑल प्रोटीन्स, ठीक है। सो प्रोटीन्स में जो है 16% पाया जाता है ये नाइट्रोजन, ठीक है। देयर इज़ एन इनएग्जॉस्टिबल सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर बट द एलिमेंट फॉर्म cannot be used directly by the most of living organism. Nitrogen need to be fixed, that is converted to ammonia nitrates or nitrates before it can be taken up by plants. Nitrogen fixation on earth is accomplished in three different ways: by certain free living bacteria and blue green algae, इसको एनेबिया स्पिरुलिना बोलते हैं, एंड साइमोबायोटिक बैक्टीरिया जिसको राइजोमी बोलते हैं, ठीक है। सो ये फर्स्ट प्रोसेस है बाय ह्यूमन बीइंग यूजिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस, फर्टिलाइजर्स होते हैं जो फैक्ट्री में, ठीक है। सो उससे भी हम नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस बता रहे हैं, ठीक है। 3 तरीके से बता सकते हैं, या फिर फ्री लिविंग बैक्टीरिया से, या फिर ह्यूमन के इंडस्ट्रियल प्रोसेस से, ठीक है, या फिर लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक फिनोमेना सच एज थंडर एंड लाइटनिंग, ठीक है। जब थंडर जैसे बादल बने हुए हैं, ठीक है, जो बादल से बिजली जो देखो जब CO2 जब हमने देखा कि जब ह्यूमन वो करता है तो जब जो O2 है बारिश में, ठीक है, तो जब समुद्र से पानी ऊपर गया है, ठीक है, क्लाउड्स में क्लाउड बने हुए बारिश हो रही है, ठीक है, जब बारिश हो रही है, ओके, तो जब बिजली गड़कती है और बिजली और जब बिजली और जो बारिश गिर रही है, जो बिजली उस बारिश मिल जाती है, तो उस बारिश जब वो बिजली जब नीचे आती है, ठीक है, जब वो बारिश जब नीचे आती है क्योंकि बिजली और बारिश यहाँ पर मिल चुकी है, सो उस वाले उसको बोलते हैं सो उसमें भी नाइट्रोजन पाई जाती है, ओके। सो एक्चुअली यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे दिया गया है, इतना ज़्यादा थ्योरेटिकल है, ओके। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि मुझे ये नाइट्रोजन साइकिल एक्चुअली मुझे थोड़ा सा इतना इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इतना ज़्यादा अच्छे से आता नहीं है, इसलिए मैं आपको समझाऊंगा नहीं, ओके। अगर आप सो साइड पे यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है, वोल्केनोज आर आल्सो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, दे हैव बीन इमिटेड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ नाइट्रोजन फॉर सेंचुरीज एंड कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंट नाइट्रोजन। सो जो वोल्केनोज है हमने देखा कि वो भी बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट सोर्स है नाइट्रोजन के लिए, ओके। सो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो ये बात जब नाइट्रोजन का लिखो तो, ओके। सो ये डायग्राम है नाइट्रोजन की, बहुत अच्छे से बताई हुई है, आप इसको भी बना सकते हो। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होती है? कम्युनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड बायोटिक कम्युनिटी, ठीक है। ऑब्वियसली कम्युनिटी को बायोटिक कम्युनिटी कह सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली लिविंग है, ओके। बायोटिक कम्युनिटी इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिव पॉपुलेशन लिविंग इन गिवन एरिया, ठीक है। सो एक कम्युनिटी जो बायोटिक कम्युनिटी को है वो एक ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन, मतलब ऑब्वियसली जो वो कम्युनिटी वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है, कहीं ना कहीं हमने देखा कि इकोसिस्टम में किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो उस इंटरेक्शन को एक पर्टिकुलर गिवन एरिया में जब वो परफॉर्म कर रहे हैं, जब एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, उसको एक बायोटिक कम्युनिटी बोलते हैं, ओके। अ बायोटिक कम्युनिटी रिप्रेजेंट द लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम एंड फंक्शंस एज डायनामिक यूनिट इन द ट्रॉपिक लेवल एंड एनर्जी फ्लो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर। सो मैंने बताया कि जो हमने पहले पढ़ लिया हुआ कि किस तरह से एक दूसरे पर डिपेंड है, ये वो एक दूसरे से रह रहे हैं बाय द ट्रॉपिक लेवल एनर्जी फ्लो, ठीक है। सो वो है इकोलॉजिकल सेक्शन, उसको बायोटिक कम्युनिटी बोल रहे हैं, वो जब लिविंग और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट सभी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, ओके। Biotic community exhibits progressive changes as part of their normal development. The orderly process of change or replacement of some inhabitants of species of community in the area through times is known as community development, or more traditionally as ecological succession. The scale of ecological succession can be decayed, for example, even millions of years. So यहाँ बताया कि ecological succession में होने में कितना टाइम लगता है, कितना प्रोसेस लगता है, ओके। सो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। इकोलॉजिकल सक्सेशन के टाइप्स पढ़ लेते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन ecological changes are fairly predictable and orderly. Within an ecological community, the species composition will change over time, and some species become more prominent while others may fade out of existence. As community develops over time, vegetation grows taller and community becomes more established. The final stage of succession is quite stable, and community in this called a climax community. Ecological succession include primary and secondary succession. इसकी 3 टाइप्स देखने को मिल रही है हमको, ठीक है। सो इकोलॉजिकल सक्सेशन की हमको 3 टाइप्स की प्राइमरी सक्सेशन मिल रही है, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन क्या है? प्राइमरी सक्सेशन इज इनिशिएटेड when a new area that has never previously supported any ecological community is colonized by plants and animals. This could be newly exposed rocks, surface from landscape or lava. So यहाँ पर बता रहा है कि जो प्राइमरी सेक्शन एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर उससे पहले कोई नहीं रह रहा है, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स वहाँ पर आ रहा है, वहाँ आके रह रहा है, बस या उस जगह की जो टोपोग्राफी, उस जगह की जो और सारी एक्टिविटीज़ वो बदल जाएंगी, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि वहाँ पर वो दूसरे आके प्रजातियाँ आके रहना स्टार्ट कर गई हैं, ठीक है। सो वहाँ का जो ये बदल जाएगा, चेंज। दिस कुड बी
on newly exposed rock surface from landslide or lava flow. Primary succession thus occurs when no community exists before, such as rocky outcropping, newly formed deltas, sand dunes, emerging volcanoes, island, or lava flow. An example which can be used as model showing development of primary succession is invasion and colonization of bare rocks on a recently created volcanic island. So obviously एक ऐसी पर्टिकुलर जगह जो कि बनने से पहले, जैसे हम बात करें एक आइलैंड, वहाँ वॉल्केनो फटा, बाद में वो ठंडा हो गया और वहाँ पर एक आइलैंड बन गया। लेकिन उस टाइम आइलैंड से पहले जब वो वॉल्केनो नहीं फटा हुआ था, उससे पहले वहाँ पर कोई नहीं रहता था। लेकिन उस टाइम उसको बोलते थे प्राइमरी सक्सेशन, मतलब उस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड में कोई नहीं रह रहा, लेकिन बाद में वहाँ पर आकर स्पीशीज रह के रहने लगी। सो उसको बोलते हैं प्राइमरी। प्राइमरी सक्सेशन फर्स्ट बिगिन बाई entry of lynchings which can invade and colonize bare rocks. Once they entered by various methods of dispersal, lynchings get a hold on bare rocks by means of their tendrils, water seeking fungal components, and form a first community, very appropriately often called the pioneer community. Lynchings are soil builders producing weak acid that very gradually erode the rock surface as organic products and sand particle accumulate in tiny fissures and rocks mosses large plants such as okay. So यहाँ पर बता रहा है कि किस तरह से जो प्राइमरी सक्सेशन है उस पर किस तरह से जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी आ रही है, एक पर्टिकुलर एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स या फिर और जो आप बोल सकते हो, वो वहाँ पर आके फर्स्ट तरह किस तरह अपना फुट अपना पैर जमाते हैं वहाँ पर, क्योंकि वो जो फर्स्ट कम्युनिटी वहाँ पर रहने आ रही है वो वहाँ पर अपना सर्वाइवल के लिए कहीं ना कहीं और भी चीज़ें अडॉप्ट करेगी। ठीक है, वहाँ पर अपनी कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देगी, नॉट होम बट अपने लेवल के घोंसले बनाना शुरू कर देगी, बिल्डिंग बनाना शुरू कर देगी, जो एरिया उसको ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर देगी, अपना एरिया बनाना शुरू कर देगी। सो यहाँ पर सिर्फ नॉर्मली पढ़ने वाली बात है, समझने वाली बात है, नोट करने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर। ओके सो यहाँ पर हमको देखने को मिला कि नहीं बहुत अच्छे एग्जांपल देखने को मिल रही है कम्युनिटी की। सबसे पहले यहाँ पर पत्थर ही थे, ठीक है, लेकिन कुछ कारणों से यहाँ पर सबसे पहले नीचे से मोसेस हुए। ओके, थोड़ा थोड़ा पत्थर ही थे, लेकिन थोड़ा सा घास उगा, थोड़ा सा भी ज़मीन में नमी आई, वहाँ फर्टिलिटी आई, वहाँ पर उससे फिर थोड़ा थोड़ा घास उगना शुरू हो गया। जैसे जैसे घास उगा टाइम पे आके बस के बाद झाड़ियाँ आना शुरू हो गई। ठीक है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी झाड़ियाँ आ गई, उसके बाद पेड़ आना शुरू हो गए, उसके बाद फिर लंबे लंबे पेड़ आना शुरू हो गए, उसके बाद हाइट ट्रीज आना स्टार्ट हो गई। लेकिन स्टार्ट कहाँ पे हुआ? रॉक से हुआ। वहाँ पर सिर्फ एक लेवल का एक पर्टिकुलर कम्युनिटी आई, पर्टिकुलर कम्युनिटी से सिर्फ स्टार्टिंग किया लिंचन मॉइसेस ने। ठीक है, उसके बाद वहाँ से ही हम देखने को मिलता है कि घास आया, फिर झाड़ियाँ आई, फिर पेड़ आए। ये है प्राइमरी सक्सेशन, जहाँ पर सबसे फर्स्ट लेवल पे कुछ ना हो, लेकिन जब वहाँ से पहली कम्युनिटी वहाँ पर कोई आती है, ओके, जब वो अपना फुट स्टेप्स डालना स्टार्ट करती है, वहाँ पर अपने जमाना शुरू कर देती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन को भी पढ़ लेते हैं क्या है। सेकेंडरी सक्सेशन अकर व्हेन अ कम्युनिटी इन एन एरिया इज ड्रास्टिकली डिस्टर्बिंग लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन विच रिजल्ट इन कम्युनिटी मूविंग इनटू द एरिया। सेकेंडरी सक्सेशन इज मोर कॉमन देन प्राइमरी सक्सेशन एंड इज ऑफन एज रिजल्ट ऑफ natural disasters such as fire, floods, wind, as well as human interference such as logging and retrieving. In secondary succession, the basic features are similar to those primary features succession, but say occur at more rapid pace. This is because the soil is already formed and available. Secondary succession is said to occur when the surface is completely or largely denuded of vegetation, but has already been influenced by the living organism and has an organic component. In such areas, seeds, spores, and plant propagate such as rhizome may be प्रेजेंट इन द ग्राउंड एंड दस इन्फ्लुएंस द सक्सेशन। ओके, तो यहाँ पर बता रहा है कि एक पर्टिकुलर लेवल पे हमने देखा प्राइमरी सक्सेशन एक जगह है जहाँ पर कोई जैसे पहले रह नहीं गई, जो बिल्कुल अभी नई बनी है, वहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी आ रही है, वो वहाँ का बस गई है, वो उसने अपना फुट स्टेप वहाँ पर जमा दिया, और अब यहाँ से थोड़ा करके और भी कम्युनिटीज़ आके मतलब उसकी जो डेवलपमेंट होगी कम्युनिटी को वो बड़े स्तर पर फैल गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि उस इन एक्टिविटीज़ की वजह से हम नेट कर लो यहाँ पर पूरा जंगल बन गया और हो गया। फिर बाद में यहाँ पर ह्यूमन आ गए, ह्यूमन ने अपना यहाँ पर इंडस्ट्री डाल दी, घर डाल दिए, रिवर्स और आगे इंडस्ट्रियल वेस्ट पॉपुलेशन फैलाना पड़ गया यहाँ पर, उसके बाद फ्लड्स आ गया है क्योंकि उसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो गया हर जगह पे। सो डिस्टर्ब कर दिया इन्होंने अपनी एक्टिविटी से, इसको पूरी तरह से डैमेज कर दिया। ओके, वो सेकेंडरी सेक्शन प्राइमरी लेवल पे सिर्फ वो उन्होंने यहाँ पर आके अपने फुट स्टेप जमाए थे, लेकिन सेकेंडरी लेवल पे उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया, अपने आने की अपनी एक्टिविटी से उसकी जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको अफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ओके, सो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर पूरी तरह से खत्म होता है, जैसे चैप्टर सेकंड। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, और अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़े हैं सेकंड वो ये है उसके क्वेश्चन। आई होप कि अभी इन सब क्वेश्चन के आपके आंसर पता होंगे, हमने सभी पढ़े होंगे। ठीक है, सब ये सभी आप सबका होमवर्क है, सो आप देख ले उसके लिए ये वाले क्वेश्चन और क्वेश्चन करो, कोशिश करो इनको सॉल्व करने की। अगर नहीं हुआ तो बाद में इसका आपका आंसर भी तो बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा कि फूड चेन में प्रोसेस किया हो, प्रोड्यूसर कौन होता है, कंज्यूमर कौन होता है, हर्बीवर्स को, कार्निवर डिकम्पोजर कौन से होता है, ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं, प्रोड्यूसर ऑब्वियसली हेटरोट्रॉप्स कौन से होते हैं। ठीक है, प्रेडिएटर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स जिनको बोलते हो डिकम्पोजर्स। ओके,
सो ये आपने सब कुछ पढ़ा। यहाँ पर हमने टिक एंड करेक्ट मैंने व्हाट इज़ प्रोड्यूसर, मुझे लगता है इसका ऑर्डर ऑफ दिस होगा। ओके, उसके बाद डिटोरियस फूड चेन क्या होती है, हमने जो पढ़ा कि मतलब जिसमें जो एक डेड ऑर्गेनिज्म को वो खा लेते हैं विद, इसका ऑप्शन सी होगा आई थिंक, है ना। उसके बाद नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, उसके बाद टॉप कार्निवर्स ऑटेनिंग एनर्जी एंड हीट, टॉप हमने पढ़ा ठीक है, जो जिसको कोई नहीं खा सकता। ओके, व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ बाई जो केमिकल साइकिल, व्हाट आर डिस्टिंक्शन बाई जो केमिकल साइकिल से दो टाइप्स हमने कौन सी पढ़ी थी, हमने पढ़ी गैसियस पढ़ी और टेरेस्ट्रियल पढ़ी। ठीक है, सो मैंने आपको यही बता दिया। चलो अब और भी क्वेश्चन है, आपने सबको वो करना है। ठीक है, सो ये थे क्वेश्चन। अगर आपको नहीं इसके आंसर पता है तो ये एक मिनट देख लो, ये भी इसका आंसर दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो इसके आंसर। ठीक है, ये सर उनके, आई होप कि आप सबने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।